In the previous parts, we were discussing about the Snell's law, the refraction. Well, today we'll be discussing about the real and apparent depth that is eventually caused by the refraction. We'll be seeing the another phenomena which is TIR, total internal refraction, and also we'll be discussing about the refraction from the spherical surfaces. So totally we'll be discussing all about the refraction in this part. Alright, so this is the very important lecture. According to CPSE, we'll be covering everything with the NCERT, based on NCERT. Alright, I'll be discussing some examples also on which are given in the NCERT. Alright, so before moving forward, I would like to present you a simple example on Snell's law. So here it is. You have an incident ray which is incident at angle 53 degree with the normal and it is refracted at 37 degree with the normal. आपको पहले पता है कि जो भी अपन एंगल यूज़ करते हैं वो हमेशा नॉर्मल के साथ ही लेते हैं, है ना। तो इंसिडेंट यहाँ पर 53 डिग्री पे हो रही है और यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट 37 डिग्री पे हो रही है। आपको पता है कि फर्स्ट मीडियम जो यहाँ पर गिवन है, जो फर्स्ट मीडियम है वो आपको एयर गिवन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना लेते हैं अपन, 1 लेते हैं। इसकी एन की वैल्यू क्या है, एयर की 1 लेते हैं। आपको पता लगाना है कि जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो सिंपल एप्लीकेशन है स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ क्या है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है साइन आई बाय साइन आर, आई क्या है यहाँ पर इंसिडेंट एंगल, आर क्या है रिफ्रैक्टेड एंगल, इज इक्वल्स टू एन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n2 बाय n1। क्या लिखा मैंने, n2 मतलब सेकंड जो रिफ्रैक्टेड हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको गिवन है कि n2 क्या है, n वो तो मुझे निकालना है तो उसको मैं n मान लेता हूं और n1 मुझे पता है ऑलरेडी कितना है 1, ठीक है। और साइन आई और साइन आर की वैल्यू भी मुझे पता है। तो साइन आई क्या है, साइन ऑफ 53 डिग्री बाय साइन ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल्स टू n बाय 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको साइन 53 और साइन 37 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। ऑलराइट, तो क्या होती है उसकी वैल्यू, साइन 53 होता है 4 बाय 5, किससे डिवाइड करना है उसको, साइन 37 से 3 बाय 5, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी, n बाय 1। तो यहां से देखो ये 5 से 5 कट गया और ये आ गया 4 बाय 3 इज इक्वल्स टू n। तो आपकी जो n की वैल्यू आई वो क्या आई, ये। तो अगर आपको पता हो तो ये वैल्यू जो है 4/3 ये किसकी होती है, ये वाटर की होती है, ठीक है। ये जो n वैल्यू आई है 4/3 जो लगभग 1.33 के इक्वल है, ठीक है, वो किसकी वैल्यू होती है, वाटर की वैल्यू होती है। तो सिंपल एग्जांपल था स्नेल्स लॉ का एग्जांपल। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास इमेज फॉर्मेशन। अब देखो कोई भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी पॉइंट की मैं बात करूं तो अगर आपको किसी पॉइंट की इमेज बनानी है तो आपको उस पॉइंट से निकलती हुई दो रेस को कोइंसाइड करना होगा, तभी आप उस इमेज को देख सकते हैं। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप यहां पर खड़े हैं, ये आपकी आई है, ठीक है। अब इसकी रेस जो है वो आपकी आंखों में सीधा आ रही है, देखो कैसे ये आ रही है, देखो। तो इसलिए आप इस ऑब्जेक्ट को सीधा देख रहे हैं, इसकी इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस ऑब्जेक्ट को सीधा देख रहे हैं। तो जो लाइन है मतलब यहां पर कोइंसाइड हो रहा है ना, ये दो रेस एक ही पॉइंट से निकल रही है और वहां पे कोइंसाइड कर रही है। कोई भी दो रेस एक ही पॉइंट से जहां पर कोइंसाइड होती है वहां पर ही इमेज बनती है। यहां पर तो ऑब्जेक्ट ही बना हुआ है, ठीक है, तो उसलिए इमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर मैं बात करूं, एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे ले लिया यहां पर, ठीक है, और बीच में मैंने एक कुछ बना दिया ऐसा और आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरफेरेंस है, ये जो इंटरफेस है, ठीक है, ये दूसरा, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ कि यहां से निकली एक रे, ठीक है, और यहां जाके वो ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया बीच में कि ये रे ऐसे जा रही थी और ये ऐसे बेंड हो गई आपकी तरफ, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां दिखेगा। अगर आप इससे पूछोगे, ये जो पर्सन है, अगर आप इससे पूछोगे कि आपको कहां ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो वो बोलेगा आपको कि यार देख ऑब्जेक्ट तो मुझे इस लाइन में दिखाई दे रहा है, मतलब क्योंकि मेरे पास रे जो है इस लाइन से आ रही है, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां होना चाहिए। तो एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, वो इमेज है जो ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में रियल कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहां पर है रियलिटी में, ठीक है। पर उसकी क्योंकि उसकी रे इस लाइन में आ रही है,
तो यहां से आती हुई दिख रही है उसको उस लाइन में, तो उसको लगेगा कि रे कहां से आ रही है, इस लाइन से आ रही है, उसको पता ही नहीं ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो बोलेगा कि यार ऑब्जेक्ट तो इस लाइन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखो एक और रे निकाल देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं मैं। ठीक है, एक और रे निकाल दी, और ये भी क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो गई, मान लो रिफ्रैक्ट हो गई ये, तो ये ऐसे जाएगी। ये देखो ये दो रेस यहां पर कोइंसाइड हो गई, इसको लगेगा ये दोनों रेस कहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, तो वो बोलेगा यार ऑब्जेक्ट तो इधर रखा है। आप बोलोगे नहीं ऑब्जेक्ट तो यहां रखा है, मैंने तो यहीं रखा है, तो बोल रहा है नहीं ऑब्जेक्ट तो उधर रखा है। एक्चुअली में उसको दिख क्या रहा है, एक्चुअली में पर्सन जो देख रहा है उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है, तो ये क्या हुई, ये इमेज हुई, और ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, मतलब रिफ्लेक्शन से आप इमेजेस दूसरी दूसरी हो सकती है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो ये जो पर्सन को वो इमेज दिख रही है वो कहीं और, उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसको सिर्फ इमेज दिखाई दे रही है, बल्कि आपने ऑब्जेक्ट कहीं और रखा है, उसको कहीं और दिख रहा है। ठीक है, इसी बेस पे रियल और अपेरेंट डेप्थ के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस तो गिवन है, न्यूमेरिकल्स तो गिवन है, पर उसका डेरिवेशन या उसका फॉर्मूला क्या यूज करना है वो गिवन नहीं है, तो उसको सीखना बड़ा जरूरी है। तो उससे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कभी आपने अपने कांच के गिलास के अंदर सिक्का डाला है, वो सिक्का नीचे चला जाता है बिल्कुल, फिर भी अगर उसको आप ऊपर से देखेंगे, ग्लास के ऊपर से देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिक्का नीचे ही नहीं है, वो सिक्का ऊपर दिख रहा है, मतलब वो उठा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब उसकी जो रियल हाइट है, जो रियल डेप्थ है, वो तो नीचे है बिल्कुल, कितनी ग्लास की है वो तो बिल्कुल नीचे नीचे होगा, अपने को ये तो पता है, पर फिर भी उसकी जो वो जो ऑब्जेक्ट है अपने को वो ऊपर दिखता है। एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो क्या है उसकी, वो इमेज है उसकी। ठीक है, जो अपन को इमेज दिखती है उसकी, अगर अपन ऊपर से देखते हैं। ठीक है, तो इसी से कंसेप्ट आता है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं होता क्या है ये फिनोमेना। तो देखो, अपन मान लेते हैं कि एक अपने पास एक मीडियम है, ठीक है, जिसके अंदर यहां पर कोई चीज रखी है, मान लो कॉइन ही रखा है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल बना देता हूं। ठीक है, और इससे रे निकल रही है। ठीक है ना, ये दूसरा मीडियम है, ये एन मीडियम है, ये मान लो ये 1 ही है। ठीक है, यहां से रे निकल रही है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होगी नॉर्मल से, ये वाला एंगल तो इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गई। भाई ये डेंसर है, ये डेंसर बोल रहा हूं मैं, और ये रेयरर है, तो डेंसर से अगर रेयरर में जाएगी तो कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे, उसे कलर से बना देते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर हट गई। ठीक है, अब मुझे इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए, तो दूसरी रो भी रे बना लेता हूं। मान लो कि दूसरी रे ये बनी, ये, और यहां पर ये नॉर्मल बना दिया, और ये भी कहां जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर। तो अब देखो, अब यहां पर अगर आपकी आई है, ठीक है ना, आप इसको देख रहे हैं, ठीक, तो आपको ये दोनों रेस कहां से आती हुई दिखेगी, आपको ये दोनों रेस कहां से आती हुई दिखेगी, आपको यहां से आती हुई दिखेगी। देखो, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये एक्सटेंड हो रही है, तो आपको दिखेगा कि यहां पर, कहां पर, यहां पर आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देगा, पर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, वो क्या है, एक इमेज है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपका बना, ये क्या है, ये इमेज जो आपको दिख रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, और ये रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट। तो ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि आपकी जो रेस है पानी यहां से निकलते समय, जब वो मीडियम से, डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम के अंदर आई, एयर के अंदर आई, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, पर आपकी जो रेस जो आंखों में आ रही है उसी लाइन में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आपकी जो में आपको लग रहा है वो ऑब्जेक्ट है, पर एक्चुअली में वो क्या है, वो इमेज है, तो यहां पर आपको वो इमेज दिखाई देगी। तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ थी वो थी HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी जो इमेज की जो डेप्थ आई वो है HI, तो मैं HI को बोलूंगा कि यह है अपनी अपेरेंट डेप्थ।
ठीक है। और एच ओ तो क्या है, एच ओ है अपनी रियल डेप्थ। तो ये फेनोमेना काफ़ी कॉमन है, आपने देखा ही होगा, ठीक है, ग्लास में आप अभी देख सकते हैं रख के उसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेनोमेना है ना, और इसी पे इसके जो फॉर्मूले सभी डिराइव करेंगे अपन, इसी बेस्ड पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। पर डेरिवेशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसलिए आपको डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए, उसका फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब उसकी तरफ आगे चलते। तो अब देखो ये सेटअप है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉइन पड़ा हुआ है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कॉइन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिव मीडियम है, कोई दूसरा मीडियम है, और ये यहाँ पर वो आप कोई भी मीडियम मान लो, दूसरा मीडियम मान लो, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि किसको n2 मानना है, किसको n1 मानना है। फिलहाल अपन डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से रे निकल रही है और यहाँ पर आपकी आँख में जा रही है रिफ्लेक्ट होकर, तो आपको कहाँ लगेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है यहाँ पर। तो आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑलराइट। अब अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। आपको ऐसा पूछा जाएगा कि यार एक जो ऑब्जेक्ट है वो हमें इस हाइट पे दिख रहा है एक मीडियम के अंदर, तो बताओ उसकी रियल डेप्थ कितनी है, या फिर अगर इसकी रियल डेप्थ इतनी है तो बताओ इस मीडियम के अंदर डाल दूंगा तो वो अपेरेंट डेप्थ उसकी कितनी होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, अभी डिराइव कर लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप देखना ध्यान से, रे कहाँ से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से, रे ऑब्जेक्ट से गई और आपकी आँख में चले गई, ठीक है। अब देखो जहाँ से रे जा रही है वो तो इंसिडेंट है, तो यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा कि ये एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल कौन सा है, ये आई है, ठीक है। और जहाँ में चली गई ये बाहर वाला रिफ्लेक्टिव, तो मैं नॉर्मल से लूँगा एंगल, यहाँ पे भी नॉर्मल से लिया है, यहाँ पे नॉर्मल से लूँगा वापस रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों रे पैरेलल है, नॉर्मल बनाई ना मैंने, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये वर्टिकली ये वाले अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ये आई है तो ये भी आई होगा, कौन सा, ये भी आई होगा, ठीक है। ये आर है तो देख रहे हो ये भी आर होगा, ये पूरा भी कितना होगा, ये आर होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, क्या समझ में आ रहा है, ये भी कितना होगा, आर होगा। अब अपना क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पॉइंट्स को नेम कर देता हूँ। मान लो कि ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी जहाँ पे इमेज बन रही है, और यह पॉइंट है डी, ठीक है। अब बात आती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। तो आपको एक कन्वेंशन याद रखना है, देखो इस चैप्टर की जो नर्व है ना, जो नस है, आप उसको नस को पकड़ना है। ये चैप्टर की जो नस है वो है कन्वेंशन। आपको साइन कन्वेंशन हमेशा याद होनी चाहिए कि अपन को कहाँ पे कौन सा साइन लगाना है या कहाँ पे क्या मानना है, ठीक है। तो आपको ये पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का अपन मानेंगे तो n2 उसको मानेंगे जिसमें इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और n1 उसको मानेंगे जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है फॉर अ पर्टिकुलर इंटरफेस, ठीक है ना, क्योंकि अपन इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए n2 क्या होगा, इंसिडेंट रे वाला। तो मतलब इंसिडेंट रे कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं इसको बोलूंगा ये है अपना n2, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको मैं बोलूंगा n1। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि n2 कौन सा होगा, इंसिडेंट रे जिसके अंदर है, और n1 कौन सा होगा जिसमें रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो जो अपना फॉर्मूला अभी निकल कर आएगा उससे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज़ बड़ी काम आएगी, ठीक है ना। आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा n2 लेना है, कौन सा n1 लेना है, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला है वो n2 और n1 की टर्म्स में डिफाइन होगा। तो आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि n2 मुझे किसको लेना है और n1 मुझे किसको लेना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, इसको मेमोरी कार्ड में सेव कर लो बिल्कुल। मतलब n2 और n1, n2 किसको होगा, इंसिडेंट रे वाली मीडियम में, और n1 रिफ्लेक्टेड रे वाला मीडियम, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी लूं तो इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि जो मेरा tan ऑफ आई है वो मैं कितना लिख दूंगा, ये ए बी और ये कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई देखो ए और डी क्या, ए डी क्या है, ए डी कितना होगा, जो ए डी है वो कितना होगा, ये तो कितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है ना ये, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो ए सी है वो कितना होगा, ए सी कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से tan आई कितना आ गया, भाई आई ये है तो ए बी बाय ए डी, और ए डी कितना है एच ओ, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बाय एच ओ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि ये अपन सब जो रेस हैं ये पैरेक्शियल रेस होती है, मतलब इनका एंगल इतना छोटा होता है कि मैं
tan i को सिर्फ i लिख सकता हूं, मतलब फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स tan of theta is equals to sin of theta is equals to theta। ठीक है, ये आप हमेशा याद रख सकते हो। ठीक है, अगर बहुत ही छोटा एंगल गिवन है, जो कि यहाँ पर केस है, अपन हमेशा रे ऑप्टिक्स के अंदर इतने छोटी रेस के बारे में बात करते हैं कि वो आप लगभग आपस में पैरेलल होती है, इतना कम एंगल होता है उनके बीच में, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, लगभग sin थीटा के। और उस sin थीटा को आप tan थीटा को क्या लिख सकते हो, सीधा थीटा ही लिख सकते हो, मतलब आप tan i की वैल्यू निकालो या फिर सिर्फ i ही लिख दो, तो दोनों लगभग उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ tan i is equals to I is equals to AB by HO। क्या बात समझ में आई? ठीक है, tan I is equals to I is equals to AB by HO। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा वाला, ABC, जिसमें R एंगल है। ठीक है, देखो मैंने कौन सा लिया ट्रायंगल ABC। देखना ट्रायंगल ABC कौन सा है, ABC। अब इसमें अगर मैं tan R लिखता तो कैसे लिखूंगा, AB बाय HI, AB बाय AC, और AC क्या है, HI है, AB बाय HI। tan R इक्वल्स टू, इसके अंदर tan R इज इक्वल्स टू AB बाय HI। ठीक है, और ऐसे ही जैसे i को मैंने सीधा tan i को मैंने सीधा i लिख दिया था, वैसे ही मैं tan R हो गया लिख दूंगा, R इक्वल्स टू AB बाय HI। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सिंपल स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, स्नेल्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आपको देखो I और ये R है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस जो स्नेल्स लॉ है वो क्या होता है, स्नेल्स लॉ अगर मैं लिखूं तो वो आएगा साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ, भाई देखो यहां से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है ना, तो ये n2 अपने देख लिया था कि n2 और n1 कैसे अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अपने को सेंस लगाना है इस पे, तो आप कैसे लगाओगे, यहाँ पर i है और ये n2 है और ये r है और ये n1 है, तो अपने को पता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ सेकेंड, जिसमें रिफ्रैक्टिव हो रहा है, तो रिफ्रैक्ट इसमें हो रहा है n1 में, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ फर्स्ट मीडियम कौन सा है, n2। तो क्या आना चाहिए, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब n1 बाय n2। तो मतलब मेरा इक्वेशन क्या आएगा, n1 बाय n2, ये आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? स्नेल्स लॉ लगाया मैंने सिंपली, कोई बड़ी बात नहीं करी यहाँ पे, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, सिंपल मैंने स्नेल्स लॉ लगाया। अब मैंने आपको बताया था कि जो आई और आर है, ये साइन आई साइन आर है, आप अगर बहुत छोटे एंगल्स हैं तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं, आई बाय आर इज इक्वल्स टू n1 बाय n2। ठीक है, आई बाय आर क्या आ गया आपका n1 और n1 बाय n2। अब आपको आई और आर की वैल्यूज गिवन है, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी ab बाय h0। ठीक है, और इसकी कितनी गिवन है, आर की ab बाय hi। तो आप सिंपली लिख सकते हो उसको, क्या आया, आई बाय आर मेरे पास कितना आया, n1 बाय n2, और मुझे पता है कि जो आपका i है वो कितना है, ab बाय ho, और आपका r कितना है, ab बाय h ऑफ i। ठीक है, तो डिवाइड कर लो, i बाय r है ना, तो ab बाय ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय ab ऑफ hi। ठीक है, ये कितना आना चाहिए, n1 बाय n2 आना चाहिए। तो यहाँ से ये ab से ab कट जाएगा, hi पहुँच जाएगा ऊपर, और क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, hi बाय ho इज इक्वल्स टू n1 बाय n2। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये गिवन हो कि दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एक मीडियम के अंदर किसी हाइट पर रख रखा है या किसी डेप्थ पर रख रखा है, तो आप बताओ कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको इस फॉर्मूले से सीधा निकालना है, आपको इतना बड़ा डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो अपन एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेंगे, तो आपको ये बस इसमें इस फॉर्मूले के अंदर खास बात क्या है, और ये गलत भी हो सकता है काफ़ी बच्चों का। गलत कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर वो n1 और n2 को अलग अलग ले लेंगे, मतलब जिसको n1 मानना था उसको n1 नहीं माना, उसको n2 मान लेगा, है ना, और n2 को n1 मान लेंगे, तो अलग अलग चीज़ें हो जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा बड़ी आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाला जो अपने फॉर्मूला अभी डिराइव करा है उसी पर बेस्ड है। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एयर और वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लो कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, और उसकी इमेज आपको बताई जा रही है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको इमेज बताई जा रही है कि इमेज जो है वो 9.4 सरफेस से, जहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, देखो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहीं तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन से अपना हाइट गिनते हैं अपने को, है ना, तो रिफ्लेक्शन से आपको बोला गया है कि जो हाइट है सरफेस से इंटरफेस से वो है 9.4 जहाँ पे इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है रियल 12.5। आपको बताया गया कि एयर में अपन देख रहे हैं और वाटर उस जिसमें कॉइन रखा है, तो आपको वो पता लगाना है कि वाटर की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अपन ने कौन सा फॉर्मूला लिखा था, HI/HO इज इक्वल्स टू N1/N2। अब इसको फॉर्मूला करने में बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि N1 में क्या लूँ और N2 में क्या लूँ, ठीक है। आपको ये तो बताइए कि N जो एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। मैं वाटर का मान लेता हूँ, वाटर का कितना है, N मान लेता हूँ, अभी N निकालना है मुझे, ठीक है, N मान लेता हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया था कि N2 हम उसको बोलेंगे जिसमें इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे किस में है, इंसिडेंट रे है वाटर के अंदर। यहाँ पे कौन पड़ा है, रे कहाँ से निकलेगी, रे तो यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना, रे कहाँ से निकलेगी, रे यहाँ से निकलेगी ना वाटर में से, कॉइन से तो निकलेगी रे, भाई ऑब्जेक्ट ही तो रे प्रोड्यूस करेगा, तो वहाँ से रे निकलेगी। तो इसके लिए इंसिडेंट रे क्या है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे किस मीडियम के अंदर है, वाटर के अंदर है। तो मतलब मुझे N2 किसको मानना चाहिए, वाटर वाले मीडियम को मानना चाहिए, और N1 किसको मानूंगा, 1 को मानूंगा, एयर को मानूंगा, ठीक है। तो N1 मेरा यहाँ पर हो गया 1, ठीक है, और N2 मेरा हो गया N, क्योंकि N2 क्या होगा, जिसमें से रे आ रही है, ठीक है, आ रही है, किस में से आ रही है, इसमें से, वाटर में से आ रही है, तो इसमें N मान लिया मैंने, ठीक है। और HI और HO आपको गिवन है ऑलरेडी, क्या गिवन है, HI क्या है 9.4, आपको बोला गया 9.4 है, और HO क्या है 12.5 इस इक्वल्स टू 1/N। और यहाँ से अगर आप N की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33। और यही मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि N की जो वैल्यू होती है वाटर के लिए 1.33 होती है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये अप्लाई करना है फॉर्मूला और आंसर निकालना है, ठीक है ना। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जहाँ पर बच्चों के गलती करने का स्कोप है, जिससे आपको N2 किसको लेना है और N1 किसको लेना है आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको ये पूछ रहा है कि एक फिश है और एक बर्ड है। फिश ऑब्वियसली पानी के अंदर ही होगी, ठीक है, और बर्ड जो है वो एयर के अंदर होगी, ठीक। आपको पता है कि सरफेस से इन दोनों का जो रियल डिस्टेंस है वो क्या है, आपको पता है कि 24 जो सरफेस है, जो पानी का सरफेस है, वो वहाँ से फिश जो है 24 मीटर्स की हाइट पे है, और जो सरफेस से जो बर्ड की हाइट है वो 36 मीटर्स है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। भाई देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हाइट ऊपर नीचे हो जाएगी इमेज की, ठीक है। तो अब वो फिश देख रही है, फिश को देखना है, तो फिश को अपने को आई बनाना है ना, फिश देख रही है उसको, और फिश को अपन को पूछना है कि देखो बर्ड जो है वो कितनी हाइट पे दिखाई दे रही है। भाई अभी ऐसी कितनी होनी चाहिए, अगर अपन बिना कोई रिफ्लेक्शन की कितनी होनी चाहिए, 36 + 24 कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। पर अब आप देखते हैं अपन कि ज़्यादा आएगी या कम आएगी, ठीक है। तो आपको सिंपली वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या था, HI/H0 इज इक्वल्स टू N1/N2। अब सारा खेल N1 और N2 का ही है, ठीक है, सारा खेल किसका है, N1 और N2 का। HI और H0 आपको पता है, ठीक है, N1 और N2 आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको कैसे निकालेंगे। अब देखना, आपको मैंने बताया था कि N2 किसको मानेंगे, जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कहाँ पर है, भाई देखो फिश देख रही है तो रे कहाँ से निकलेगी, बर्ड से, जिसको देख रहे हैं वहीं से तो इंसिडेंट रे निकलेगी। तो मतलब इंसिडेंट रे कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। तो आपका जो N2 है वो क्या होना चाहिए, जिसमें इंसिडेंट रे है। तो N2 कितना होगा 1, क्योंकि वो एयर है, तो ये कितना होगा 1। बात समझ में आई। और रिफ्लेक्टेड वाले में क्या होगा, N1 कितना दिया हुआ है 4/3। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं है। HI/H0
आपको HI तो निकालना ही है, ठीक है। और HO कितना है, HO कितना है, HO है 36, कितना है 36। अपन हमेशा सरफेस से लेते हैं ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज जो भी। तो ये आ गया 4/3/1, तो ये आ जाएगा आपके पास हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी 36 × 4/3, कितना आ जाएगा 48। तो ये आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ गई। पर ये कहाँ से आई, ये आई यहाँ से, मतलब जो आपको इमेज है वो कहाँ पे दिखाई देगी, इस फिश को वो यहाँ पे दिखाई देगी, लगभग लगभग इधर 48 पे। ये 48 है, 36 और ऊपर 12 और, मतलब यहाँ पर उसको बर्ड दिखाई दे रही है। तो बर्ड से उसने पूछा है आपको फिश से डिस्टेंस कितना है, तो फिश से डिस्टेंस कितना हो भाई 48, तो ये हो गया, और 24 पानी के अंदर वो खुद भी तो है, तो 24 + 48। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 24 + 48 कितना हो जाएगा 72। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यहां पर सारा खेल किसका है, N1 N2 का। अपन ने जब अभी देखा था उसके अंदर अपन N2 कुछ और माना था, ठीक है ना। तो आपको N2 और N1 किसको लेना है, ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना।